तो देखिए आगे आपको अवगत करवा देता हूँ कि हमारी टीम के द्वारा एचपी सेट नेट जेआरएफ हिंदी के लिए ई बुक लॉन्च कर दी गई है। कैसी है ये ई बुक? यह हिंदी साहित्य विवेचना नाम से लॉन्च की गई। इसमें आपको देखिए जो हिमाचल प्रदेश में जो सेट की परीक्षा आयोजित होने वाली है, इसके पी तो उपलब्ध हैं ही, पी उपलब्ध है। साथ में हिमाचल प्रदेश से बाहर कोई भी जो सेट की परीक्षा होती है, सेट हिंदी की, उनके पी भी कलेक्ट किए गए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ये ई बुक आपकी परीक्षा हेतु होने वाली है। ठीक है, जैसे कि देखिए इसमें क्या बताया गया है, आपको 10 पी मिलेंगे, 10 पी ये जो पी होंगे इन्हें आप मॉक टेस्ट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ये है। इसमें देखिए जैसे टेस्ट होता है ना, पहले आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, लगभग 100 क्वेश्चन पहले आपको मिल जाएंगे ई में। फिर इसके पश्चात आपको अंत में इसका जो आंसर की मिल जाएगी। ठीक है, आप इनके जो प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ये प्रिंटेबल नोट्स हैं, ऐसा नहीं है कि आप प्रिंट नहीं निकाल पाओगे, प्रिंटेबल नोट्स हैं। फीस भी इसकी बहुत ही कम रखी गई है, आप लोग हर एक बंदा इसको ले सकता है, ऐसा नहीं कि इसकी ज़्यादा फीस रखी गई है। कोई भी अगर आपसे क्वेरी लेना चाहता है इसकी, तो आप हमसे क्वेरी ले सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप भी करिए, आपको सारी जानकारी इस नंबर पर मिल जाएगी। और अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो ये QR कोड हमारा है, स्कैन करके आप सीधे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट इसकी बहुत ही कम है, 100 रुपीज़ रखी गई है। और ये देखिए जो हिमाचल प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर है, सेट है, नेट है, PGT हिंदी है, PhD हिंदी एंट्रांस है, HPU MA हिंदी एंट्रांस, नेट LT टेट LT कमीशन के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है ये ई बुक। तो कोई भी इंटरेस्टेड है तो जल्द से जल्द इसको आप एक बार देख सकते हो। सेट वाले के लिए कहूँगा, सेट और नेट वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार आप अवश्य इसको देखना परीक्षा में जाने से पहले। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद। LT कमीशन के लिए ऑनलाइन बैच शुरू कर दिए हैं। आपके कोई नियर डियर होंगे जो LT टेट या LT कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उन्हें हमारा चैनल सुझा सकते हो। आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से हमारे चैनल के द्वारा करवाई जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आपको जो हमारी टीम के द्वारा पैम्पलेट तैयार की गई है, ई बुक हमारी टीम के द्वारा जो लॉन्च की गई है, वो आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए हमारी टीम के द्वारा HP सेट नेट जेआरएफ हिंदी के लिए, खासकर बात करूं HP सेट के लिए ई बुक लॉन्च कर दी गई। कैसी ये ई बुक है? ये आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की और प्रैक्टिस सेट की ई बुक है। तो सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो इसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, और कोई भी क्वेरी हो तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया गया है, इस पर आप कांटेक्ट कर लेना, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। जो ये ई बुक है, ये यहाँ पर जितने भी परीक्षा से संबंधित परीक्षाएँ दी है, इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, इसकी फ़ीस भी बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पर रखी गई है। QR कोड रखा गया है यहाँ पर, कोई अगर इंटरेस्टेड है तो पे कर सकता है और स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, आपको ये ई बुक सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, सिर्फ व्हाट्सएप ही करना आपने, व्हाट्सएप में आपको जल्दी इसका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। जो ये प्रश्न पत्र है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में हाल ही में परीक्षा आयोजित हुई थी। कौन सी आयोजित हुई थी? अभी देखिए हमारा PGT का एग्ज़ाम हुआ था ना, उसका ये प्रश्न पत्र है, काफ़ी अच्छा स्तर वाला है। सेट वालों के लिए, नेट वालों के लिए यहाँ पर डायरेक्ट प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए आपने इनको ध्यान से देखना है। ठीक है, जो प्रश्न आते हैं उन्हें अपनी कॉपी पे नोट करना, जो नहीं आते हैं उनको नोट करना है, जो आते हैं उन्हें चाहे आप स्किप कर देना। तो चलिए देख लेते हैं आज के लेक्चर को। तो पहला प्रश्न पूछा यह है यहाँ, नई समीक्षा ने अपनी समीक्षा के केंद्र में रखा। तो बताइएगा जो नई समीक्षा थी इसने अपने केंद्र में किसे रखा था? तो जो नई समीक्षा थी इसने अपने केंद्र में रखा था कृति को। किसको रखा था? कृति को। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा, कृति को इसने अपने केंद्र में रखा था। अगला प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में पूछा यह है 2 में, रस चर्चा के अंतर्गत 9वां रस है। रस चर्चा के अंतर्गत 9वां रस कौन सा है? फिर देखिए आगे बढ़ने से पहले ये भी बता देता हूँ, अगर आप लोग हमारी टीम के साथ जुड़े हुए थे या फिर जो हमारे जुड़े हुए मेंबर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको बता देता हूँ, जो ये जितने भी प्रश्न थे, अधिकतर प्रश्न देखिए हमने जो आप लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया था वहीं से पूछे गए थे। ठीक है, थोड़े घुमा फिरा कर पूछे थे, परंतु पूछे वहीं से गए थे। अगर आप अब अच्छे से देख रहे होंगे क्वेश्चन का, अगर आपने एनालाइज किया होगा तो आपको पता चला होगा कि क्वेश्चन मुश्किल नहीं थे, घुमा फिरा कर पूछे थे। तो देखिए कितना मुश्किल था ये क्वेश्चन। आप बता सकते हैं कि रस चर्चा के अंतर्गत 9वां रस है। तो रस चर्चा के अंतर्गत जो 9वां रस है ये शांत रस है। कौन सा? शांत रस। विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। इसी के साथ देखिए आपको बता देता हूँ,
जो हमारा जब ये एग्ज़ाम हुआ था पीजीटी का, तो सबसे पहले हमारी टीम के द्वारा ही आपको आंसर की बनाकर दी गई थी। क्यों? क्योंकि हमने तैयारी की थी, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने आपको पहले ही बता दिए थे कि इसका ये सही होगा। ठीक है, हमारे बाद ही बाकी जितने भी यूट्यूब चैनल पे इसकी वीडियोस बनाई गई थी आंसर की गई। फिर अगला प्रश्न देखिएगा। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है यहाँ, लड़के उससे कुछ खिंजे खिंजे से रहते थे, इसलिए कि किसी की माँ, किसी की नानी, किसी की बुआ आदि ने घीसा से दूर रहने की नितांत आवश्यकता उन्हें कान पकड़ पकड़ कर समझा दी थी। इसे इस समझाने में प्रमुख संकेत है। किसका संकेत था इसमें? तो जो घीसा था हमें लगा हुआ वहाँ पर रेखा चित्र, तो उससे ये लिया गया है। पूछा जा सकता है आपको एचपी सेट की परीक्षा में कि घीसा किसकी रचना है, तो ये महादेवी वर्मा की है। तो तीसरे का जो सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी। क्या था विकल्प डी में? पिता की मृत्यु के 1 वर्ष बाद घीसा के पैदा होने के अपवाद का यहाँ पर वर्णन किया गया था। क्यों? क्योंकि पिता की मृत्यु तो 1 वर्ष पहले ही हो गई थी, तो फिर घीसा कैसा पैदा हो गया, ये अपवाद यहाँ पर था। अगला प्रश्न 4, दशरथ मांझी के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? जो दशरथ मांझी है, इनके जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा था? तो इनके जीवन पर आधारित उपन्यास था पहाड़। अगर आप लोगों ने मांझी मूवी देखी होती तो उससे आप ये आइडिया लगा लेते कि जो दशरथ मांझी है ये किस प्रकार से पहाड़ को काट कर एक सड़क बना देता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए 5, किस विकल्प में दिए गए सभी कविता संग्रह केदारनाथ सिंह के हैं? तो जो हमारे केदारनाथ सिंह हैं उनके बारे में पूछा गया है कि किस विकल्प में उनके कविता संग्रह सुमेलित होते हैं। तो 5वें में जो सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प सी। यहाँ से देखो, सृष्टि का पहरा, तालस्ताय और साइकिल, अकाल में सारस, ये सही विकल्प होगा यहाँ। पीडीएफ इत्यादि के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। प्रश्न 6, बर्तनी की दृष्टि से गलत है, तो बताइएगा बर्तनी की दृष्टि से कौन सा गलत होगा? तो जो ऑफिशियल आंसर की थी उन्होंने बर्तनी की दृष्टि से जो गलत माना विकल्प ए को, तो मैं यहाँ पर इसे खारिज कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि बर्तनी की दृष्टि से श्राप गलत नहीं होगा। देखिए यहाँ पर ये भी स्पष्ट कर देता हूँ, शाप भी सही होता है और श्राप भी सही होता है। इन्होंने यहाँ पर ये नहीं बताया कि किस भाषा के अंतर्गत, तत्सम तद्भव देशित, किस आधार पर इन्होंने इसे गलत किया है। तो इसलिए ये प्रश्न था क्लेम करने वाला, जिसने भी इस पर क्लेम किया होता तो उसको इसका फ़ायदा होना था। ठीक है, तो क्लेमिंग वाला ये प्रश्न था, इसलिए इसका जो सही विकल्प होना था कोई भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर सारे ही सही थे। अगर आप बात करते हैं जैसे कि श्राप, ये भी सही है, अंतर्धान ये भी सही है, अतिशयोक्ति ये भी सही है, ज्योत्सना ये भी सही है। इसका मैंने आपको प्रमाण भी दे दिया था, ठीक है, उस समय जिसने क्लेम किया था। अगला प्रश्न है 7, रामचरितमानस के उत्तरकांड में तुलसी के अनुसार रामचंद्र के राज में जीतो शब्द सुनाई देता है, केवल किस लिए ये शब्द सुनाई देता है? तो ये सुनाई देता है मन के प्रति, अपने मन को जीतो, इसलिए ये शब्द सुनाई देता है। रामचरितमानस के अंतर्गत आता है उत्तरकांड, और रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 8, लुंजाइनस की मान्यताओं के संदर्भ में असंगत कथन है। लुंजाइनस, इनकी जो रचना है वो आपसे पूछता हूँ, रचना का नाम बताइएगा, क्या है इनकी रचना का नाम? लुंजाइनस की रचना का नाम पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत महत्वपूर्ण योगदान है इनका। लुंजाइनस के द्वारा उदात्तवाद दिया गया था, ये भी आपको बता देता हूँ। लुंजाइनस की मान्यताओं के संदर्भ में असंगत कथन कौन सा है? तो यहाँ पर जो 8वें में असंगत कथन होगा तो वो होगा विकल्प सी। काव्य में विषय वस्तु का ही महत्व है, बाहरी तत्वों का नहीं।
तो ये गलत है। काव्य में विषय वस्तु का तो महत्व है, परंतु बाहरी तत्वों का नहीं, ये गलत है। बाहरी तत्वों का भी महत्व है, ये मानते हैं। ठीक है, बाकी जो संगत होते हैं उसे भी देख लेते हैं। अलंकार स्वभावतः उदात्त के सहायक होते हैं, ये भी सही माना गया है इनके द्वारा। अभिव्यक्ति की विशिष्टता और श्रेष्ठता का नाम उदात्त है, ये भी सही है। उदात्त विचारों के हेतु प्रतिभा और कलात्मक संयोजन है, ये भी सही है। इस प्रकार से एक ए, बी और डी सही होंगे, मतलब सी सही नहीं होगा। अगला प्रश्न 9, भर्तमुनि के रससूत्र के व्याख्याकारों में किसने भावत्व व्यापार की परिकल्पना की? तो जो भावत्व व्यापार की परिकल्पना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? भट्टनायक के द्वारा। किसके द्वारा? भट्टनायक के द्वारा। विकल्प बी सही यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न देखिए, फूंक फूंक कर कदम रखना का सही अर्थ होगा, तो इसका जो सही अर्थ होगा तो वो होगा सोच समझकर काम करना। सोच समझकर काम करना विकल्प यहाँ पर जो सही होगा तो वो सी होगा। कौन सा? सी। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है? असाध्य वीणा में सर्जना के लिए मूलभूत आवश्यकताओं के क्रम में गौण है, तो कौन सा असाध्य वीणा में सर्जना के लिए मूलभूत आवश्यकताओं के क्रम में गौण है? तो जो यहाँ पर गौण होगा तो वो होगा विकल्प सी। ताल, लय, छंद, स्वर पर असाधारण अधिकार, ये गौण होगा यहाँ पर। जो यहाँ पर गौण नहीं है वो चीज़ें बता देता हूँ। ताल, लय, छंद और स्वर, ये तो इस पर असाधारण अधिकार, ये गौण है। बाकी जो गौण नहीं है वो है अहम का त्याग और समर्पण की भावना, ये गौण नहीं है, ये यहाँ पर मिलता है। प्रकृति के कोमल और कठोर रूपों का प्रत्यक्षण, ये भी सही है, ये भी मिलता है। जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी होना, ये भी मिलता है, ये भी गौण नहीं होगा सिवाय सी के। अगला प्रश्न देखिए 12, इसमें क्या पूछा गया है? प्रश्न संख्या 12 में रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में हिंदी की पहली कहानी के निर्धारण हेतु किस पत्रिका में प्रकाशित कहानियों को चुना? तो जो ये चुना था, ये चुना था आपके सरस्वती की कहानियों को, सरस्वती पत्रिका, विकल्प बी। अगला प्रश्न देखिए 13, कौन सा जीवन जीवनीकार युग्म सही है? तो यहाँ पर देखिए 13 में जो सही विकल्प होगा, सही की बात की जा रही है, विकल्प ए। जो कलम का मजदूर है ये मदन गोपाल की जीवनी हो जाएगी और इन्हीं की जीवनी है। और बाकी देखिए, जो अबारा मसीहा विष्णु चंद्र शर्मा की नहीं है, महाप्राण निराला रामविलास शर्मा की नहीं है, अग्नि सेतु गंगा प्रसाद पांडे की नहीं है, ये तीनों असंगत होंगी, विकल्प ए यहाँ पर संगत होगा। अगला प्रश्न है 14, नए बने राज्यों में से हिंदी मातृभाषा वाला राज्य नहीं है, तो कौन सा हिंदी मातृभाषा वाला राज्य नहीं है? नए बने, एक तो आप यहाँ से ही आइडिया लगा लेते, नया कौन सा बना है? झारखंड नया बना है, छत्तीसगढ़ नया बना है, उत्तराखंड नया बना है, नहीं ना, तो कौन सा नया बना? तेलंगाना नया बना है, इसकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी, विकल्प भी यहाँ पर सही होता। अगला प्रश्न, फैंटेसी का उपयोग करने के लिए प्रसिद्ध कवि हैं, किसके द्वारा फैंटेसी का प्रयोग अपने काव्य में किया गया है सर्वाधिक? तो दिए गए विकल्पों में सही था विकल्प सी। जो गजानंद माधव मुक्तिबोध है, इनके काव्य में आपको अधिकतर फैंटेसी देखने के लिए मिलती है। अंधेरे में इनकी कविता है, अंधेरे में इसमें तो सारा फैंटेसी ही है। ठीक है, ये इनकी लंबी कविता है। 15 का सही विकल्प कौन सा होगा? सी। अगला प्रश्न देखिए 16, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत इन्हीं हथियारों से किसकी रचना है? पहले तो नॉर्मल सा यही प्रश्न था कि इन्हीं हथियारों से किसकी रचना है ये, तो जो इन्हीं हथियारों से है ये है आपकी अमरकांत जी की रचना, अमरकांत जी की रचना है। और इसे कौन सा पुरस्कार दिया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। जब मैं आपको ये चैप्टर करवा रहा था साहित्य अकादमी वाला, उसी समय मैंने आपको कहा था कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस किस को मिले हैं, कौन से पुरस्कार किसको मिले हैं, इसको आपने याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आपको बनेगा ही बनेगा। और एक और चीज़ कहता हूँ, जब आप इस पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ लोगे तो ध्यान से देखना, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट 10 प्रश्न आपको परीक्षा में बनेंगे ही बनेंगे। अगर नहीं बनेंगे ना तो मुझसे कहना आप,
10 प्रश्न तो आपको सेट की परीक्षा में यहाँ पर मिलेंगे। जो नेट की तैयारी करे उन्हें भी कह रहा हूँ 10 प्रश्न यहाँ से आएंगे आपको, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो ध्यान से आपने हर एक वीडियो को देखना है। यहाँ पर आपको करवाऊंगा अभी तो 50 क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट में 50 क्वेश्चन वहाँ पर करवा दूंगा, फिर देखना आप 100 क्वेश्चन होंगे फिर आपके पास। अगला प्रश्न 17, अंधेर नगरी के विषय में असंगत कथन है। तो बताइएगा निम्न में से कौन सा विषय अंधेर नगरी के संबंध में असंगत होगा। तो देखिए जो अंधेर नगरी है ये तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक होगा। फिर इसमें देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर, इसमें लोक भाषा तथा स्थानीय शब्दावली का प्रयोग है, बिल्कुल सही है, ठीक है ये तो। इसकी भाषा में व्यंग्यात्मकता एवं नाटकीयता है, ये भी सही है। इसकी भाषा पर ब्रज भाषा का स्पष्ट प्रभाव दिख पड़ता है, ये भी सही है। दिख गलत लिखा है, दिख ऐसे नहीं लिखते, ठीक है। इसकी भाषा प्राय पात्रों के स्तर के प्रतिकूल पड़ती है, ये गलत है। इसकी भाषा प्रतिकूल नहीं पड़ती, अनुकूल पड़ती है, इसका ध्यान रखना है। 17 का जो सही विकल्प होगा डी। अगला प्रश्न 18, अपभ्रंश की विशेषता नहीं है। तो कौन सा यहाँ पर अपभ्रंश की विशेषता नहीं होगी। तो जो ऑफिशियल आंसर की में माना यह है, तो वो माना यह है तत्समीकरण अपभ्रंश में नहीं होता। यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दूं, अपभ्रंश में सबसे अधिक जो नहीं मिलता तो वो ये दो है, एक तो तत्समीकरण है, दूसरा व्यंजन लोप। इसलिए ए और सी यहाँ पर सही होना चाहिए थे, परंतु बोर्ड ने सिर्फ ए ही सही माना है कि सिर्फ यही इसकी विशेषता नहीं है। बाकी परसर्ग प्रयोग ये इसकी विशेषता है, द्वितीयकरण ये भी अपभ्रंश की विशेषता है, इसका भी आपने ध्यान रखना है। ये और ये इसकी विशेषता होंगे। अगला प्रश्न है 19, पहिले अपनाए सुजान स्नेह सो क्यों फिरी तेह के तोड़िए जू, निर्धार आधार दे बार मझार देई गही वहाना बोरिए जू, घन आनंद आपने चाती को गुण बांधी ले मोह ना छोड़िए जू, रस प्यास के जाए बढ़ाई के आस विसास में यों विष घोड़िए जू। उक्त छंद के भावार्थ के संदर्भ में असंगत होगा। तो यहाँ पर देखिए 19 में जो असंगत होगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प सी। क्यों ये असंगत है, ये असंगत इसलिए है, यहाँ पर घनानंद कह रहे हैं चातक को फंदे में फंसाओ तो फिर उसे मोह के कारण नहीं छोड़ना चाहिए, ये यहाँ पर असंगत होगा, ये नहीं कह रहे। बाकी जो कह रहे हैं तो वो इस प्रकार से कह रहे हैं, पहले प्रेम पूर्वक अपनाकर फिर रोष करके संबंध विच्छेद नहीं करना चाहिए, घनानंद कह रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं डूबते को सहारा देकर बचाओ तो फिर वहाँ पकड़कर नहीं डूबना चाहिए, ये भी कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं जीने की आशा बांधकर इस विश्वास में विष नहीं घोलना चाहिए। तो ये 3 तो कह रहे हैं परंतु सी नहीं कह रहे, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए 20, इसमें क्या पूछा गया है, सखी संप्रदाय एक शाखा है, किसकी सखी संप्रदाय एक शाखा है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो जो सही विकल्प होगा 20 का तो वो हो जाएगा विकल्प सी। जो निम्बार्क संप्रदाय है, सखी संप्रदाय एक शाखा इसी की होगी, किसकी, निम्बार्क संप्रदाय की। जो घनानंद थे ये निम्बार्क संप्रदाय से ही जुड़े थे, इसका भी ध्यान रखना आपने, पूछा गया है कई बार ये प्रश्न। फिर विलियम वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा के संदर्भ में पक्षधर नहीं थे। विलियम वर्थ किस काव्य भाषा के पक्ष के संदर्भ में नहीं थे, तो ये बताना है यहाँ पर। विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा कॉलरिज के साथ लिखी गई थी लिरिकल बैलेड्स, ये भी ध्यान रखना है। तो 21 का जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए। अभिजात वर्ग की भाषा के पक्षधर नहीं थे विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है, अभिजात वर्ग की भाषा के पक्षधर नहीं थे। बाकी साधारण लोगों की भाषा के पक्षधर थे, हाँ जी। स्वाभाविक मनोवेग वाली भाषा के पक्षधर थे, हाँ जी। प्राचीन कवियों की भाषा के पक्षधर थे, हाँ जी, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए 22, इसमें क्या पूछा गया है 22 में, तो इसमें पूछा गया है किस वाक्य में वर्तमान कालिक कृदंत के पुनरुक्त रूप में अतिशयता का प्रकाशन होता है। तो 22 का जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी, वह पढ़ते पढ़ते ऊब गया, इसमें है ये। अगला प्रश्न 23, उदय प्रकाश की कहानी है,
तो बताइएगा निम्न में से कौन सी कहानी उदय प्रकाश की है। तो जो उदय प्रकाश की कहानी होगी पीली छतरी वाली लड़की, पीली छतरी वाली लड़की, डी यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न, मृत व्यक्ति के लिए अनुपयुक्त शब्द है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक मृत व्यक्ति के लिए शब्द प्रयोग में नहीं लाया जाता, तो वो बताना है, ये यहाँ पर पूछा गया था। तो देखिए 24 में जो सही होगा तो वो होगा आपका कीर्तिशेष मृत व्यक्ति के लिए कहा जाता है। दिवंगत ये भी कहा जाता है, धराशाही ये भी कहा जाता है, परंतु जो पूर्ण प्रज्ञ है ये नहीं कहा जाता मृत व्यक्ति के लिए, तो सी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न 25, अंधा युग में अपने अस्तित्व के अर्थ को क्रमशः खोने वाला निरपेक्ष सत्य का प्रतीक पात्र है। निरपेक्ष सत्य के का प्रतीक पात्र कौन सा है, 25 में सही बताना है। तो 25 में जो सही विकल्प होगा संजय। जो संजय है यह अंधा युग में अपने अस्तित्व के अर्थ को क्रमशः खोने वाला निरपेक्ष सत्य का प्रतीक पात्र है। वृद्धयाचक, संजय, युत्सु, कृष्ण, ये सारे के सारे आपके अंधा युग के पात्र होंगे। अंधा युग धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध नाटक है। 26, जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक दोहे की प्रथम पंक्ति है। तो इस दोहे से पहले की जो पंक्ति थी तो वो हो जाएगी आपकी ये, सत्य स्वयं घायल हुआ गई अहिंसा चूक, जहां तहां दगने लग गई शासन की बंदूक। तो ये कविता किसकी है, शासन की बंदूक नाम से नेट में लगी है, सेट में लगी है ये कविता। तो ये है आपकी किसकी है, नागार्जुन की। अगला प्रश्न 27, निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। तो बताइएगा तत्पुरुष समास के अंतर्गत क्या आता है। तो जो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है तो वो आता है कर्मधारय। कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्वंद्व, बहुप्रिय ये तो नहीं आते हैं तत्पुरुष समास के अंतर्गत। जो कर्मधारय है और द्विगु है ये दोनों आते हैं तत्पुरुष समास के अंतर्गत, ये भी ध्यान रखना है 27 का। अगला प्रश्न 28, वापसी कहानी में रिटायर होकर उत्साह से घर वापस आए गजाधर बाबू चीनी मिल में नौकरी करने चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं चीनी मिल में फिर से नौकरी करने, इसलिए जाते हैं क्योंकि वे अनुभव करते हैं, गजाधर बाबू अनुभव करते हैं कि उनका अस्तित्व घर के वातावरण का हिस्सा नहीं बन सका, इसलिए। फिर है अगला प्रश्न 29, इसमें पूछा गया है, हेरी मानंद को गुमानी महारे मनड़े बसियो, गहे द्रुम डार कदम की ठाड़ो, मृदु मुस्काए महारी और हंसियो, पीताम्बर कट काछनी काछे, रतन जटिल माथे मुकुट कसियो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, निरख बदन महारो मन्नड़ो फंसियो। उपयुक्त पद की व्याख्या के समय ये कहना गलत है कि इसमें से कौन सा गलत होगा दिए गए विकल्प में से। तो यहाँ पर जो असंगत हो जाएगा, गलत होगा, तो वो है उपमा का चमत्कार, यहाँ पर नहीं है, ये यहाँ पर गलत होगा, बाकी सही होंगे विकल्प यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए 30, श्रोता को आश्वस्त और प्रभावित करने के साथ साथ आत्म शक्ति और आत्म परितोष की व्यंजना किस वाक्य में है। तो 30 में जो सही विकल्प होगा तो वो होगा, मैं खड़े खड़े तुम्हारा काम कर दूंगा, ये यहाँ पर व्यंजनात्मक वाक्य है, विकल्प ए। अगला प्रश्न देखिए 31, ईदगाह कहानी में चित्रित वैषम्य की दृष्टि से असंगत युग्म है। ईदगाह कहानी में चित्रित वैषम्य की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है। तो 31 में जो असंगत होगा तो वो होगा विकल्प कौन सा, बोर्ड के द्वारा तो माना गया है विकल्प बी, विकल्प बी माना गया है बोर्ड के द्वारा, परंतु मैं इसकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं करता, मैं किसकी करता हूँ, विकल्प सी की। विकल्प सी यहाँ पर सही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए सही, देखिए जब आप ईदगाह कहानी पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको क्या क्या मिलता है, ग्रामीण जीवन, शहरी जीवन मिलता है, बिल्कुल मिलता है, नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी मिलती है,
मिलती है, हाँ जी मिलती है। कैसे? जो नई पीढ़ी में तो आपके पास है हामिद। कौन है? हामिद है। और पुरानी पीढ़ी में कौन? पुरानी पीढ़ी में है अमीना। तो इस कारण ये भी यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है, ठीक है। परंतु भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति ना के बराबर ही मिलती है। कहीं कहीं पर मिलती है परंतु ना के बराबर मिलती है। तो सी यहाँ पर सही विकल्प होगा। धार्मिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था भी देखने के लिए मिलती है। इस प्रकार से ए बी डी सही है परंतु सी यहाँ पर गलत होगा। अगला प्रश्न, रक्त बुद्धि से अधिक बली है। रक्त बुद्धि से अधिक बली है और अधिक ज्ञानी भी, क्योंकि बुद्धि सोचती और शोणित अनुभव करता है। निरी बुद्धि की निर्मितियां निष्प्राण हुआ करती हैं। उर्वशी में उक्त कथन किसका है? पहले तो ध्यान रखना है कि जो ये दिनकर जी कृत उर्वशी महाकाव्य का है, ठीक है। फिर ये किसके द्वारा कहा गया है 32 का? तो ये कहा गया था उर्वशी के द्वारा। मैंने आपको उसी समय बता दिया था ये कथन किसका है, उर्वशी का ही है। उर्वशी कहती हैं रक्त बुद्धि से अधिक बली है और अधिक ज्ञानी भी, क्योंकि बुद्धि सोचती और शोणित अनुभव करता है। निरी बुद्धि की निर्मितियां निष्प्राण हुआ करती हैं। अगला जो प्रश्न है 33, इसमें क्या पूछा गया है? 33 में पूछा गया है कवि पुष्पदंत का संबंध है। जब ये प्रश्न आया बहुत से बच्चों ने कहा कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। तो कैसे है आउट ऑफ सिलेबस? ही आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, आसान प्रश्न था ये जो कवि पुष्पदंत हैं ये किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो ये थी आपके जैन संप्रदाय से, ठीक है ना। तो ये भी नॉर्मल प्रश्न था, बाहर से नहीं पूछा गया था। यहाँ पर बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न 34, सौंदर्योपासक उपन्यास के लेखक हैं। पहले तो ध्यान रखिए सौंदर्य उपासक ये उपन्यास विधा की रचना है। किसकी ये रचना होगी? ब्रजनंदन सहाय की ये रचना है। किसकी? ब्रजनंदन सहाय की। विकल्प डी यहाँ पर सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न, संरचनावाद की आधारशिला रखी। किसने संरचनावाद की आधारशिला रखी ये यहाँ पर बताना है। तो जो 35 का सही विकल्प होगा, फर्दिनांद द सस्यूर के द्वारा संरचनावाद की स्थापना या आधारशिला रखी गई थी। फिर है अगला प्रश्न 36, आइए रिचर्ड्स के अनुसार काव्य का उद्देश्य है। तो बताइएगा आइए रिचर्ड्स के अनुसार काव्य का उद्देश्य क्या होगा विकल्पों के अनुसार। तो जो 36 का सही विकल्प है तो वो है आपका आवेगों की विश्रांति। आइए रिचर्ड्स के अनुसार आवेगों की विश्रांति यह आपका काव्य का उद्देश्य होगा। विकल्प डी। जब हमने आपको लेक्चर दिए थे उस समय हमने आपको ये सारी चीज़ें करवाई थी, तो इसलिए ध्यान रखना है आपने। नॉर्मल प्रश्न था ये भी। मैं राजभवनों से डरती हूँ क्योंकि उनके लोभ से मनुष्य आजीवन मानसिक कारावास भोगता है। अलका का ये संवाद है। किसके लिए अलका का ये संवाद था? पहले तो ध्यान रखिएगा ये जो चंद्रगुप्त महाकाव्य था उससे ये संवाद लिया गया है। तो जो 37 में सही विकल्प होगा तो ये पर्वतेश्वर के प्रति व्यंग्य के तौर पर कहा गया था अलका के द्वारा। पर्वतेश्वर को पोरस भी कहा जाता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। प्रश्न है 38, मल्लिका के भीतर की टूटन के लिए खुद को जिम्मेदार मानने की स्पष्ट अभिव्यक्ति करने वाला पात्र कौन सा है? तो जो यहाँ पर सही विकल्प बोर्ड के द्वारा माना गया है तो ये निक्षेप को माना है। किसे? निक्षेप को। विकल्प डी। अगला प्रश्न है 39, कामायनी में श्रद्धा को देखने पर मनु को वह लगती है। कामायनी में श्रद्धा को देखने पर मनु को वो क्या लगती है? तो 39 में जो सही विकल्प होगा तो वो होगा घन तिमिर में चपला की रेख। घन तिमिर में चपला की रेख ये लगती है। फिर प्रश्न है 40, निम्नलिखित में से सबसे पहले हुए दिए गए विकल्पों के अनुसार निम्नलिखित में सबसे पहले कौन होंगे ये यहाँ पर बताना है। तो सही जो विकल्प होना था तो वो होना था विकल्प ए दंडी। सबसे पहले हुए दंडी। विकल्प ए सही। अगला प्रश्न है 41, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू बारिये
भारतेंदु ने यह पंक्ति किस कवि के प्रति आदर व्यक्त करते हुए कही? तो 41 में जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प सी, रस खान के संबंध में। अगला प्रश्न है 42, प्रतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है, तो बताइएगा प्रतिवाद की प्रवृत्ति विकल्प में कौन सी नहीं होगी? तो यहाँ पर जो व्यक्तिवाद है ये प्रतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है, विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। बाकी व्यंग्यात्मकता, जनभाषा और लोकोन्मुखता ये तीन तो प्रतिवाद की प्रवृत्ति रही हैं। अगला प्रश्न है 43, पूर्ण सिंह का निबंध नहीं है। जो सरदार पूर्ण सिंह हैं इनका एक निबंध नहीं है, तो वो बताना था कौन सा नहीं है। तो जो इनका निबंध नहीं होगा कछुआ धर्म, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंध है। बाकी आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता ये तीनों तो सरदार पूर्ण सिंह के निबंध होंगे। अगला प्रश्न है 44, वह काव्यानुशीलन करता व्यक्ति जिसमें रसानुभूति की क्षमता है के लिए अभिनव गुप्त ने किस शब्द का प्रयोग किया? तो यहाँ पर अभिनव गुप्त के द्वारा सहृदय और सामाजिक इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया था। जिसने भी सी और डी का यहाँ पर चयन किया था तो उसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 45, निम्नलिखित में से नवदा भक्ति के अंतर्गत नहीं है, तो कौन सा नवदा भक्ति के अंतर्गत नहीं है ये यहाँ पर बतलाना है। तो जो 45 का सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प भी, जो गुण महिमा है ये आपका नवदा भक्ति के अंतर्गत नहीं होगा। बाकी कीर्तन, पाद सेवन, स्मरण ये तीनों ही नवदा भक्ति के अंतर्गत हैं। अगला जो प्रश्न 46, कृतिकार की दृष्टि से असंगत युग्म है। तो जो 46 में असंगत देखिए, नंगा तलाई का गांव विश्वनाथ त्रिपाठी का है, बिल्कुल सही है। गाली छूटी शराब रविंद्र कालिया का है, ये भी सही है। तुम्हारा परसाई कांति कुमार जैन, ये भी सही है। और जो विकल्प डी है, याद हो कि ना हो, हरिशंकर परसाई की यह रचना नहीं होगी, इसलिए डी यहाँ पर सही विकल्प होगा आपका। विमर्शों के केंद्र में आग्रह है, किसका आग्रह है विमर्शों के केंद्र में? तो 47 का सही विकल्प होगा स्वानुभूति का। किसका? स्वानुभूति का। विकल्प ये ए यहाँ पर सही माना गया है। अगला प्रश्न देखिए 48, प्राकृत और उनके केंद्र का कौन सा युग्म सही है? तो सही जो विकल्प होगा 48 का तो वो होगा विकल्प डी, पैशाची और सिंध, ये यहाँ पर सही होगा। बाकी शौरसेनी कौशल से नहीं है, महाराष्ट्र मगध से नहीं है, अर्धमागधी विदर्भ से नहीं है, परंतु डी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 49, रस सिंगार मंजनू किए कंजनू भंजनू दैन, अंजनू रंजनू हूँ के बिना खंजनू गंजनू नैन, उपयुक्त दोहे में नेत्रों के संदर्भ में खंजन पक्षी का उल्लेख है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा 49 का तो वो हो जाएगा आपका विकल्प सी, नेत्रों के वर्ण और चंचलता को व्यक्त करने के लिए। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 50, भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य की विशेषता नहीं है। तो जो 50 में सही विकल्प होगा खड़ी बोली का काव्योचित परिष्कार, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य की विशेषता नहीं है। बाकी देशभक्ति और राजभक्ति का योग है, ये सही है। नए नए विषयों की ओर उन्मुखता, ये भी है। परंपरागत भाषा एवं छंदों का प्रयोग, ये भी है। तो आज देखिए फिलहाल हम प्रश्न संख्या 50 तक ही देखेंगे। आगे हम 50 से 100 के बीच में देखेंगे, इसका भी ध्यान रखना आपने, आपको फ़ायदा होगा इसको करके, ठीक है। तो 50 से 100 तक आगे देखेंगे, अभी हमने 50 तक ही देखे। तो फिर से वीडियो को समाप्त करने से पहले कहूँगा, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पेजेस के साथ नहीं जुड़े हैं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, उनके साथ जुड़िए। और साथ में ये भी बता देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा LT टेट, LT कमीशन
के लिए ऑनलाइन बैच बिठाए जा रहे हैं। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा तो ये हमारा यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसमें व्हाट्सएप करिए और क्वेरी इससे संबंधित ले लीजिएगा। और वीडियो को समाप्त करने से पहले एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ, तो वो कौन सी चीज़ है। देखिएगा, जैसे कि आपको लोगों को बताया गया है, हमारी टीम के द्वारा जो HP सेट नेट JRF हिंदी है, इसके लिए ई बुक लॉन्च की गई है PBQ पर आधारित। कोई भी इसको लेने का इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इस पर संपर्क कर सकता है। और स्क्रीनशॉट को जो यहाँ पर नंबर दिया गया है व्हाट्सएप का, इसी पे स्क्रीनशॉट को सेंड कर देना। QR कोड भी यहाँ पर दिया गया है, तो वीडियो को पॉज करके आप इसकी सारी डिटेल को पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए, कुछ इस प्रकार से आज का ये वीडियो था हमारा। इससे आगे के वीडियो को हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, जितने भी प्रश्न बचे हुए हैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें।